आज का हम नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं। एकदम सर। प्रणाम प्रणाम। अमन मित्तल से शुरुआत करते हैं। अमन बताइए। नमस्ते प्रणाम सर। गुरु जी। नमस्कार। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन पंचांग की पहली क्लास है जिसमें तिथि और वार पढ़ा था हमने। हम्म। गुरु जी, इसमें मुझे एक डाउट ये है कि जैसे जन्म अगर द्वादशी तिथि का है और द्वादशी तिथि 2 दिन में लग रही है, बुधवार में भी और बृहस्पतिवार में भी, और ठीक है। जन्म जो है बृहस्पतिवार सुबह 6:28 का है और उसमें ठीक है। सूर्य उदय का टाइम 6:29 है, तो इसको हम तिथि कौन सी मान के चलेंगे गुरु जी? बहुत सिंपल है। जी। पंचांग में सबसे पहले जब भी आप पंचांग पढ़ते हो तो आपके सामने कोई पंचांग होना चाहिए। और आप अगर मेरठ में रहते हैं तो दिल्ली का पंचांग होना चाहिए आपके सामने। उस पंचांग में आपको तिथि आरंभ होने का समय होता है और तिथि के एंड होने का भी समय स्पष्ट रूप से लिखा होता है। जी। उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आपको लगे कि ये समय पर आप पैदा हुए हैं और एक दिन का आगे पीछे हो रहा है, या मतलब मान लीजिए कोई तिथि द्वादशी जो है आरंभ हुई दोपहर से, तो वो द्वादशी तिथि अगले दिन कितने बजे तक थी वो उसमें स्पष्ट रूप से इंगित रहता है। आप वहां से उठाओ और वहां से तुरंत क्लियरिटी से आपको वो जवाब पंचांग दे देगा। सिंपल है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की। तो इनमें सूर्योदय का कोई वो नहीं, इस तरह कंसिडर नहीं किया नहीं सूर्योदय के नहीं, हिसाब से? सिंपल तिथि का आरंभ समय देखना है और वो कब जाकर के समाप्त हो रही है वो देखना है। और आप जो है उसको एकदम क्लैरिटी से समझ सकते हो। जी। गुरु जी में फिर वार जो कंसीडर करना है वो कौन सा करना है, सूर्योदय वाला? सूर्योदय, बार हमेशा सूर्योदय से होता है। अच्छा गुरु जी। गुरु जी, हाँ इसका मतलब अगर सूर्योदय 6:29 पे हो रहा है बुधवार में, तो हमारी तिथि वो बुधवार वाली आ गई, द्वादशी। हाँ हाँ, बार माना जाएगा बुधवार। जी। तिथि तो हो वाह। सकता है पीछे से आरंभ, पीछे से चल रही है तो हो जी सकता जी। है पीछे वाली तिथि हो। जी जी। पर वो आगे तक रहेगी, कब तक रहेगी वो आपने देखना है। जी, वार सूर्योदय तक का लेना है जो टाइम है। हाँ, सूर्योदय जिस दिन हो रहा है उस दिन बार जी। डिसाइड होगा। सूर्योदय के टाइम से आगे जो है वो वार जी कंसीडर हो जाएगा। जी ठीक, जी। थैंक यू। ठीक है। ज्ञानेंद्र उपाध्याय। गुरु जी चरण स्पर्श। प्रणाम। गुरु जी मेरा प्रश्न ये है कि आप वास्तु को मतलब जैसे आपके पास कोई क्लाइंट मतलब जो भी आते हैं, तो आप वास्तु को उसमें कैसे इंजेक्ट करते हैं अगर क्लाइंट वास्तु रिलेटेड चीज आपसे पूछता है, क्योंकि आप कुंडली देखते हैं। मेरा प्रश्न मतलब सीधा से मैं है ना कुंडली के थ्रू वास्तु को देखना चाहता हूँ। तो हम्म। मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि ये सब प्रीसेट्स जो वास्तु बेसिक सिखाया जा रहा है वो सब तो प्रीसेट्स है। पर क्योंकि हर व्यक्ति के लिए वास्तु तो अलग अलग होगा, तो कुंडली के थ्रू कैसा देखा जाएगा वो मेरे को जानना है। आपने दो प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न है कि मेरे पास जब क्लाइंट आता है तो मैं क्या करता हूँ। तो जो उसके दिमाग में गर्द जमी होती है मैं तो उसको उड़ा देता हूँ। उसको उड़ाते ही वो उड़ जाता है बेचारा। वो कहता है बेकार आदमी के पास आ गया मैं। तो इससे कोई लाभ नहीं। एक वास्तु होता है पैसा कमाने के लिए। उसमें फिर बहुत सारी टेक्निक्स हैं। उसमें आपको ऊर्जा को समझना होगा। अगर हम किसी साइंस के सच्चाई में जाएं तो हमें पता चलेगा कि किस चीज में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कभी कभी हम तो क्या, सामने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति से, इन्फ्लुएंसर से प्रभावित होकर के ये मान के बैठता है कि सारी समस्याओं की जड़ मेरा घर है। और वो इस चक्कर में ये भूल जाता है घर भी तुझे किस्मत से ही मिला है। आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर में तीन प्रकार के इलाके होते हैं। एक इलाका होता है जो बहुत बढ़िया होता है, जहाँ सारे अमीर घर रहते हैं, खुशहाल लोग रहते हैं, बड़े अच्छे अच्छे
कोठियां, मकान, या सब रिच टाइप के लोग रहते हैं, या लाइन मिलेगी आपको, या कोई मोहल्ला मिलेगा, या कोई जगह मिलेगी आपको। गांव में भी जाएंगे तो वहां एक दो कोठियां ऐसी मिलेंगी जिनको कहते हैं जमींदार आदमी है, पैसे वाला आदमी है, इसके पास कोई कमी नहीं है। और किसी छोटे कस्बे में जाएंगे ऐसा आपको जरूर मिलेगा। फिर एक इलाका आता है जहां पे मिडिल क्लास लोग रहते हैं, सबका अपना अपना है, नौकरी है तो गुजारा चल रहा है, नौकरी नहीं है तो परेशानी आ गई। फिर तीसरा इलाका है जहां पे गरीब रहते हैं, वहां की हालत खराब है और लोग वहां पे ज्यादा जाना पसंद करते नहीं है, टाइम पड़ने पे ही जाना पसंद करते हैं। कुछ बस्तियां ऐसी होती हैं, कुछ जगहें ऐसी होती हैं। अब यहाँ पर वास्तु क्या कर रहा है ये हमें समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गरीब बस्ती में आदमी कोई अपनी मर्जी से गया है, खुशहाली से गया है क्या? कोई किसी को ऑप्शन मिले कि भाई तुम्हें यहाँ रहना है कि यहाँ रहना है, कोई हमारे हरियाणा में कहे हुड्डा के सेक्टर में रहना है या एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जगह मिल रही है वहां रहना है, अगर उसकी जेब में पैसा है तो कहेगा यार मुझे तो हुड्डा के बढ़िया वाले सेक्टर में जगह दे दो। अगर उसके पास ऑप्शन है तो इसका मतलब कौन सी ऐसी पावर है जो उसको उस तरफ खींचती है, और कौन सी पावर है कि व्यक्ति को गरीब मोहल्ले में ले जाने की बात को करती है। और कमाल की बात तो ये है कि लोग गरीब मोहल्लों में जाना इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि वहां का जो माइंड सेट है वहां के रहने वाले लोगों का लगभग लगभग मिलता जुलता सा रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। इसी प्रकार से अमीर लोगों का माइंड सेट भी आपस में मिलता जुलता रहता है। अब बात आती है माइंड सेट, क्या वास्तु ने माइंड सेट क्रिएट किया है? समझने वाली बात है। अगर कोई व्यक्ति गरीब मोहल्ले के अंदर वास्तु के नियम लगा करके घर बनाए तो इसका मतलब उसको साल भर में उसका घर छूट जाना चाहिए। भाई अब उसको अपर साइड में जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर आगे बढ़ना है। वास्तु एक आर्किटेक्ट साइंस है, यानी कि मकान बनाने की विद्या। मकान बनाने की विद्या, उस विद्या में उपयोग किया गया भारतीय वास्तु में कि भाई ये बताओ हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व अगर बैलेंस है शरीर में तो हमारा शरीर स्वस्थ है। और जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, क्या वहां पर पांच तत्वों का बैलेंस है? सारे नहीं तो थोड़ा बहुत। सही तरह से घर में रोशनी आती है कि नहीं? सही तरह से ऑक्सीजन घर में आती है कि नहीं? वो विज्ञान था, ये वास्तु। अब उसको हर चीज से जोड़ के देखा जाएगा तो निराशा ही हाथ लगेगी। एक्चुअल में हमारे देश में किसी चीज पे रिसर्च नहीं हो, सबकी अपनी अपनी रिसर्च है, सबके अपने अपने दावे हैं। और आजकल ऑनलाइन के जमाने में तो कोई कुछ भी कह के निकल जाओ। और सुबह मैं एक टीवी में प्रोग्राम देख रहा था, वो कहता 7 दिन में करोड़पति बने, और ये उपाय मैं आज तक किसी के सामने नहीं बताया, पहली बार ही बता रहा हूँ। तो ऐसा भी हो जाता, 7 दिन में करोड़पति बनने का भी ऑप्शन है आजकल तो अवेलेबल है, और उपाय भी अवेलेबल है। अब ऐसे जैसे में हमारे जैसे बेचारे फंस जाते हैं, जो 7 दिन की बेचारे बात कर नहीं सकते तो फंस जाते हैं बेचारे। कुंडली से वास्तु बड़ी आसानी से देखा जा सकता है फर्स्ट, परंतु उसके लिए कुंडली आना जरूरी है। वास्तु तो ज्यादा देर का समय का टाइम का हिसाब किताब, वो तो ज्यादा मुश्किल काम ही नहीं है। पहले हमें माइंड सेट तो क्लियर हो, और माइंड सेट आपको आपकी कुंडली ने बताया। पर कुंडली में एक बड़ी प्यारी बात कह रही है, कह रही है ये तो दिया गया है तुम्हें,
तुम्हारे पिछले जन्मों के आधार पर तुम्हें ऐसा माइंडसेट दिया गया है, बट यू कैन चेंज इट। आपको चाहें तो इसे बदल सकते हैं। तो लगन दिखा रहा है। आप कौन सी जगह चूज करेंगे रहने के लिए, यह आपका लगन डिसाइड करेगा। आपका फोर्थ हाउस कितना अच्छा है, वो आपकी लोकेलिटी को डिसाइड करेगी। फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह या चतुर्थ भाव का लॉर्ड ये बताएगा आपको कि आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं है। चतुर्थ भाव जो डिसाइड कर लेता है, वैसा ही व्यक्ति को वास्तु प्राप्त होता है। उसमें कुछ नहीं कर सकता, उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब जितनी मर्जी अंग्रेजी छाटे जाओ उसके ऊपर, मरम स्थान, ये स्थान, वो स्थान, पूजा का स्थान, फलाना स्थान, ढिमकाना स्थान, होना जाना उसमें कुछ भी नहीं। इसीलिए जब व्यक्ति की दशाएं खराब होती हैं, मारक दशाएं चलती हैं, बाधक दशा चलती है, 64वें नवमांश की दशा चलती हैं, घर वही होता है, फिर भी इंसान परेशान होता है। भाई वास्तु तो फिक्स्ड है ना। एक बार वास्तु हो गया, एक बार एक नहीं, दो नहीं, चार पांच वास्तु शास्त्री बुला लो और बुला करके उनको कह दो आपस में फैसला कर लो भाई करना क्या है, और करवा दो। क्या कोई वास्तु शास्त्री गारंटी देगा कि पूरे जीवन भर जो भी रहेगा, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी तरक्की, उन्नति, माला माल करोड़पति, आप बनोगे ही बनोगे। जीवन में कोई मुसीबत आएगी ही नहीं। ऐसा वास्तु कोई वास्तु शास्त्री क्रिएट कर सकता है? और अगर वो कहता है हाँ, तो सबसे पहले उसी के घर जाके देखो। कहते तो शास्त्री जी पहले तो मुझे आपके घर आना है और मुझे ये देखना है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपकी बीवी आपसे कितना दुखी है, कितना तंग है, आपके पड़ोसी आपसे कितना दुखी हैं, आपके रिश्तेदारों में कितने बनती हैं। एक फोन पे कितने लोग आपकी एक आवाज के ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं? 100-200 लोगों को तो इकट्ठा कर ही देते होंगे आप, जब इतने चमत्कारिक पुरुष हैं। एक फोन पे तुरंत आ जाएगा बंदा, वो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि चमत्कारिक पुरुष हैं। उन्होंने घर ही ऐसा बना दिया है कि बंदे को कभी मुसीबत आती ही नहीं है, परेशानी आती ही नहीं है। जब हम इस तरह के रैशनल पर्सन अपने आप से पूछेंगे, जैसे मैं पूछता अपने आप से, तो आपको क्लैरिटी आएगी। और जो हमारे ऋषियों ने लिखा है उसमें जब जाकर के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऋषि क्या कहना चाह रहे हैं और आजकल जो हो रहा है वो क्या कहना चाह रहा है। आपकी जन्म पत्रिका आपको समझा रही है कि जो आपका घर मिला है वो इस वजह से है, बट यू कैन चेंज इट। एफर्ट्स लगाइए, यू कैन चेंज इट। आपने डिसाइड करना है कि आपने कहाँ पहुंचना है। आप गुड़गांव में रहते हैं, सेक्टर्स में रहते हैं, आपने कैमेलियाज में जाना है, आपने अरालियाज में जाना है, ये बड़ी नामी ग्रामी सोसाइटीज हैं, करोड़ों में आती हैं। तो यू कैन डिसाइड, आप डिसाइड कर सकते हो और एक ना एक दिन पहुंच जाओगे। बनाओ उसके हिसाब से प्लान। ऐसा थोड़ी है जो उन सोसाइटियों में, ऊंची सोसाइटी में रहने वाले लोग दुखी नहीं है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। मेरे तो बड़े यजमान है वहां पर, बड़ा अच्छा काम आता है हमें तो वहां से, कोई मतलब ही नहीं है। ज्योतिष इस मामले में बड़ा क्लियर है। सिंपल लफ्जों में D30 चार्ट हमें बताता है कोई ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में मुसीबत नहीं, परेशानियां नहीं। कोई ऐसा मनुष्य है नहीं। किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है। मीन्स ये साइंस स्वयं कह रही है। कौन सी साइंस? आपका ज्योतिष कह रहा है। लोग सोच लेते हैं ज्योतिष का मतलब चमत्कारी व्यक्ति, कि उसके जीवन में खुद के में तो प्रॉब्लम होगी नहीं और दूसरे में तो हाथ लगाएगा काम हो जाएगा। इस मिथ से बाहर निकालना है पूरे हिंदुस्तान को।
जो एक पागलपन चल गया है, पागलपन सवार हो गया है, उस चीज से। अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो हमारी सोच पर काम करना पड़ेगा। हमारी उच्च सोच के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। निम्न स्तर की सोच पे काम नहीं करना, बल्कि उसको आपको डेंट मारना है। तो इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी, बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी। जो आपको घर मिला है वो आपकी कुंडली के कारण मिला है, बट घर दूसरा भी तो हो सकता है, घर तीसरा भी तो हो सकता है। हमें लगता है कि जो कुंडली में लिखा गया वो सहजता से मिल जाएगा। सहजता से सिर्फ आपका जन्म होता है, बाकी तो आपको अचीव करना पड़ता है। और अगर अचीव ना करना पड़ता फिर दसम भाव का क्या मतलब, जिसे हम एनर्जी का भाव बोलते हैं, कर्म का भाव बोलते हैं, फिर ये बनाने की क्या जरूरत है। और कुंडली में सबसे ज्यादा पावर जो दी है वो पहले भाव को दी है, और दूसरे नंबर पे जो सबसे पावरफुल जो हाउस है वो 10वां भाव है। तो चौथे को क्यों नहीं दी गई? चौथा यानी वास्तु। अरे आप खुद सोचिए, सबसे ज्यादा पावरफुल हाउसेस कौन है कुंडली में? नंबर 1, नंबर 10, नंबर 7, नंबर 4। सबसे निचला स्तर है नंबर 4। यानी सबसे, अगर हम उसको देखें तो ये तो उल्टा चल रहा है ये तो मामला। सबसे ज्यादा पावर दी है माइंडसेट, सबसे ज्यादा पावर मिली है। खुद ऋषियों ने कहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर माइंडसेट। आपको सफल होना है तो आपको अपने माइंडसेट पे काम करना होगा। नंबर 2, आपको अपने एक्शंस पर काम करना पड़ेगा, आपको अपने कर्म पर काम करना पड़ेगा। नंबर 7, आपको अपने रिलेशन पर काम करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट नंबर 4 है, तब आप सुखी रह पाओगे। माइंडसेट ठीक नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, रिलेशन बिगड़े हुए हैं। अब देखना समझना, माइंडसेट ठीक नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, और नंबर 3 पे रिलेशन बिगड़े हुए हैं। सुख कैसे मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। कैसे मिलेगा? अब इसी को ठीक करना शुरू कर दो, चौथा भाव ठीक हो जाएगा, यानी आपका वास्तु ठीक हो जाएगा। अब वास्तु की कोई पीली पिरामिड लगा रहा है, कोई पीली स्ट्रिप लगा रहा है, कोई नीली लगा रहा है, कोई लाल लगा रहा है, भाई सारे रंग की लगा लो, क्या होना जा रहा है? पर क्या करें कि हमारे साइंस में कई बार प्लेसिबो इफेक्ट देना पड़ता है। एक आदमी ब्रेन में बिठा के आया कि साहब मैं तो दहलीज में चांदी की पत्रा लगाऊंगा ही लगाऊंगा, नहीं तो मेरी गाड़ी नहीं गुजरेगी इसके ऊपर से। अब उसने माइंड में अटक गया, इसे बोलते ब्लॉकेज ऑफ माइंड। माइंड में ब्लॉकेज आ गया अगले का, और वो लगाएगा। आप नहीं बताओगे, वो उस आदमी के पास जाएगा जो बता देगा, फिर वो उससे खुश हो जाएगा। अब मेरे पास आप पूछोगे मैं लगा लू, लगा ले भाई। अजय कुंडली देख तो देखने की जरूरत ही नहीं, लगा ले तू। तेरा ब्लॉकेज तो ठीक हो, तेरा ओपन तो हो, तेरा है, तेरा जो ये डिब्बा है ये खुले तो सही किसी तरीके से। पर उसमें क्या पैसा नहीं मिलता, सबसे बड़ी समस्या ये। ज्योतिष में से दो में से एक चीज सेलेक्ट करनी पड़ती है आपको, या तो पैसा सेलेक्ट करो या ईमानदारी सेलेक्ट करो। ईमानदारी से कामयाबी बड़ी स्लो स्लो मिलती है, धीरे धीरे मिलती है, बहुत धीरे धीरे मिलती है। डाउन टू अर्थ रहना पड़ता है आपको। बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं मिलती हैं, बड़े बड़े झूमर नहीं मिलते हैं आपके घरों में, बहुत बढ़िया आपको आलीशान वो नहीं मिलते हैं। आपको बिल्कुल डाउन टू अर्थ रख रह के गुजारा करना पड़ता है। एक वही बात में आना पड़ता है, एक बार एक गरीब ब्राह्मण। हम कह रहे हैं करोड़पति बनाने की विद्या है, और करोड़पति लगने को लाखों लोग सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, और देने की हिम्मत नहीं है, कुछ भी देने की हिम्मत नहीं है। वहीं से ही मामला गड़बड़ हो गया। जब आप कुछ चुका नहीं सकते, इस ब्रह्मांड को वापस नहीं दे सकते, ब्रह्मांड आपको कुछ नहीं देगा, यूनिवर्स कुछ नहीं देने वाला। और लोग जो हैं
अब बताओ कितना सामान्य सा सूत्र है ज्योतिष का ये, इस जीवन में सक्सेसफुल बनने के लिए। भाई शायद नहीं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर काम नहीं आएगा, कोई तरीके काम नहीं आएगा, और कोई एआई काम नहीं आती लाइफ में, अगर जीवन में सक्सेसफुल बनना है तो। और उस सक्सेस में हर एक के लिए सक्सेस की परिभाषा अलग है। जरूरी नहीं जिसके पास थार गाड़ी हो वही सक्सेसफुल होगा, है ना, वो मतलब नहीं बनता, या जिसके पास बीएमडब्ल्यू है वो ही सक्सेसफुल है। आपको अगर अपने काम में मजा आ रहा है, आपको जीवन जीने का मजा आ रहा है, यू आर सक्सेसफुल पर्सन। अब मायने नहीं रखता आप 30,000 कमा रहे हो कि 3 लाख कमा रहे हो, उसका कोई मायने नहीं। समझ गए वास्तु कैसा है? तो मेरे पास जो आते हैं तो मैं ऐसा ज्ञान दे देता हूँ, बेचारा टेंशन में आ जाता है। नहीं गुरुजी, फिर वो आप बताता है कि 21,000 वाले को एक को बुलाया था, एक को 51,000 वाले को बुलाया था। मैंने कहा तो फिर तो ठीक हो जाना चाहिए था बिल्कुल। जब भी जीवन में पैसा कमाने का मन करे ना, तो पैसे की तरफ से ध्यान हटा लो। पैसे का जो ध्यान करेगा वो पैसा कभी नहीं कमा पाएगा। पैसा हमेशा बाई प्रोडक्ट है। आप किस उद्देश्य के साथ ज्योतिष के क्षेत्र में आए हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग 2-3 साल लगाते हैं, ज्योतिष सीख नहीं पाते, तो चाकू छुरा उठा के चल देते हैं मार्केट के अंदर कि भैया ये तो बड़ी बेइज्जती का विषय, 3 साल खराब कर दिए। यहाँ तो करोड़पति बनने के दावे थे और अब यहाँ तो मामला कुछ और ही हो गया, और गलती से सुनील वशिष्ठ जी के संडे वाले सेशन में चले गए, ये तो सारा गुड़ गोबर कर दिया, तो समस्या हो जाती है। आपकी अपनी कुंडली आपके जीवन के रहस्य को बड़ी ईमानदारी से बताती है। जीवन में सफल होना है, खुद कुंडली बता देगी कैसे होना है, उसके ऊपर वर्क करो। अब 4 चीजें हैं, पहला, 10वां, 7वां और चौथा। अब कुछ किस्मत किसे कहते हैं? किस्मत ये कि कुछ लोग ऐसे होंगे उनके ये 3 भाव ठीक मिलेंगे, किसी का 2 भाव ठीक मिलेगा, किसी का 1 भाव ठीक मिलेगा, किसी के चारों ठीक मिलेंगे, किसी के चारों ही गड़बड़ मिलेंगे। अब जिसके चारों गड़बड़ है वो बेचारे को काटे जाओ ज्योतिषियों का बस चक्कर, दिए जाओ गालियां ज्योतिषियों को। क्या होना जाना है, ज्योतिषी का क्या बिगड़ने वाला है? किसी के यूट्यूब चैनल पे जाके लिख दो, उसका क्या बिगड़ने वाला है? कुछ नहीं। अपना दिमाग खुद का खराब करना है, होना है कुछ, कुछ नहीं होना। तो हर चीज का रहस्य, मैंने बड़ा इसके ऊपर बड़ा विचार करता हूँ कुंडलियों के ऊपर, और मैं देख कहता हूँ देखो कितनी प्यारी स्पिरिचुअल साइंस है। जो चीजें हमें संत महात्मा समझा रहे हैं, पहुंचे हुए लोग बता रहे हैं, वही बात तो कुंडली बता रही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं बता रही। एक उच्च कोटि का ज्योतिषी बहुत अच्छा स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है, और एक बहुत उच्च कोटि का स्पिरिचुअल व्यक्ति ऑटोमेटिक बहुत अच्छा ज्योतिषी होता है। अगर एक उच्च कोटि का स्पिरिचुअल व्यक्ति मुंह से कोई बात कह दे, प्रकृति उसका सम्मान करती है और प्रकृति उसके लिए काम करती है। इसी तरीके से एक उच्च कोटि का ज्योतिषाचार्य, जो विजडम वाला व्यक्ति हो, वो ऑटोमेटिक स्पिरिचुअलिटी की ऊंचाइयों पे चला जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। बस वो इस साइंस को प्रॉपरली फॉलो करता रहे, इससे डगमग ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए गुरुजी मैं मतलब मेरा एक कि मैं आपसे ज्योतिष सीख रहा हूँ इस समय। मैं अपना दृष्टिकोण बता रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि यह व्यक्ति मुझे मेरी नैया को सही जगह लेके चला जाएगा। मैं अपने आत्म सुधार, अपने आत्म मंथन में लगा हुआ हूँ। इसलिए मैं अपने लिए मतलब पहले स्वयं के लिए, फिर मेरी वजह से अगर मैं किसी का कुछ कर सकूं उनके लिए, मतलब मैं आपका जो दृष्टिकोण है वास्तु को लेके, मैं वो आपसे सीखना हूं। क्योंकि दुनिया में सब लोग जितने मिल रहे हैं ना, सब एक फीस बात कर रहे हैं, वो फिर लोग सब डर ही रहे हैं उससे।
और कोई भी कुंडली के ऊपर बात ही नहीं करता है कि है ना भाई तेरे लिए तो अलग चीज है, तेरे लिए अलग है। तो मैं आपके दृष्टिकोण से वास्तु को सीखना चाहता हूँ। देखो वही वाली बात है, अगर पैसा कमाना है तो डराना जरूरी पड़ेगा। अगर नहीं डराओगे सामने वाला पैसा नहीं देगा। सिंपल गेम है। अगर एक डॉक्टर किसी को कह दे कि ये 10,000 रुपए के टेस्ट है, तुरंत करा नहीं तो कोई पता नहीं मर जाएगा, तो फिर क्या होगा? 10,000 रुपये तेरा रखा रह जाएगा। अब बंदा 10,000 रुपये बचाए कि खुद को बचाए? ओबियसली मनुष्य है, खुद को ही बचाएगा, वो 10,000 को थोड़ी बचाएगा। आप किसी को कह दो कि तेने घर गलत ले लिया तो तू मरेगा, तो 1 लाख रुपए चाहिए मुझे, वो 1 लाख देगा भाई? वो कह रहा है 1 करोड़ का मकान है मेरा, अब इस 1 करोड़ के मकान में मैं जाऊं, इससे बेटर है कि मैं 1 लाख खर्च कर दूं। इट्स ए मैटर ऑफ आइडिया सेलिंग। आप किसको कितना बड़ा आइडिया सेल कर सकते हैं, ये उस बात के ऊपर है। आप अगर ये दावा कर दें बड़ी शिद्दत के साथ कि स्वर्ग में मैं तुम्हें सबको मिलूंगा और वहां पे बढ़िया बढ़िया रूम बुक करके रखूंगा, एसी होंगे वहां पे, बुकिंग के पेमेंट एडवांस दे दो, और आप अगर आइडिया सेलिंग करने में बहुत बढ़िया हो तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, वहां भी प्लॉट बुक करा लेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में धर्मशालाएं और बहुत कुछ ऐसे हुआ, इसी आधार पे हुआ, तख्ती लगा लगा के कि दान दे दो वहां पे मिल जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? है। सबको कह दो यहाँ जितना मर्जी दान दे लो, तुम्हारा कद्दू कुछ नहीं होना ऊपर जाके, वो दान ही नहीं देगा, वो भाड़ में जाओ, फिर तो करना ही क्या है? लालच हम सबकी एक प्रवृत्ति है। एक ज्योतिषी को मनुष्य के विचारों को, उसकी कमियों को बहुत अच्छे से उसको समझ होनी चाहिए। उसे मनुष्यता की समझ अच्छी तरीके से होनी चाहिए, तो फिर वो इस विषय को बड़े अच्छे से समझ पाएगा। नहीं तो उसको फिर तो अच्छा अच्छा ये रील आ गई, हंडिया में दूध फ्रिज में रख दो करोड़पति बनेंगे, ओहो इस पे ये लिख दो, नंबर 4 लिख दो, नंबर 10 लिख दो, 520 लिख दो, 420 लिख दो, चमत्कार हो जाएगा सामने। सुबह उठ के देखेंगे तो पड़ोसी नोटों का बंडल फेंक जाएगा, हमारे घर में भी काश आग लगे और उसमें 15 करोड़ रुपए में आग लगे, है ऐसा कुछ हो जाए ना। ऐसा होता कुछ नहीं है। ठीक है। एक अप्सरा साधना होती थी। उस अप्सरा साधना में लोग सोचते थे कि कोई अप्सरा ही प्रकट हो जाएगी और वो फूल माला देगी और गले में कहेगी ठीक है अपनी बीवी को छोड़, उसमें रखा क्या है, मैं हूं ना तेरे साथ। और लोग अप्सरा साधना करने लग जाएंगे, और मैं अगर इनवाइट करूं भाई, मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगा और अप्सरा साधना करवाऊंगा। अब मुझे जूम मीटिंग का बहुत एडवांस लेवल का वो बड़े वाला ज्यादा पैसे दे करके मुझे खरीदना पड़ेगा उसका, पेड में, क्योंकि 1,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि पक्का अप्सरा साधना बताएगा, प्रकट ही हो जाएगी। तो उसकी बात छोड़ दो। वही है कि पैसा कमाना है पर आटे में नमक कमाना है, तो आप ईमानदारी से चलते रहो। ज्यादा पैसा कमाना तो डराना पड़ेगा, यहाँ पे रसोई है तो तेरा ये हो जाएगा, वहां पे रसोई है तो ये हो जाएगा, वहां पे किच बाथरूम कर लिया तो तेरा सरगंजा हो जाएगा, वहां पे अगर तेने गलती से कमरा बना लिया तो तेरे बाल सफेद हो जाएंगे। भाई बाल सफेद भी होंगे, बाल उड़ेंगे भी, आदमी बूढ़ा भी होगा, आदमी बीमार भी होगा, सब कुछ होगा। बीवी आई है तो झगड़ा भी करेगी। आई बात समझ में? किसी को परफेक्ट पति ना मिला है ना मिलता है, ना किसी को परफेक्ट पत्नी मिली है ना मिलती है। अब ये जब तक इस लेवल पे जा करके हम नहीं समझते, तो हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं आती सब्जेक्ट को लेकर के। हमारी पत्नी कैसी आएगी ये तो फिक्स्ड है कुंडली से, पर काय को डर के बैठे हुए हो? काय को डर के बैठे हुए हो? फेस करो। अब पत्नी आने के बाद तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस बात पे विचार कर। इसलिए ज्योतिष सीखना जरूरी है। ज्योतिष इसलिए सीखना जरूरी नहीं है कि भाई पत्नी बहुत अच्छी आ जाएगी, सप्तम भाव का मैं उपाय कर लूंगा तो पत्नी बहुत अच्छी आ जाएगी। भाई पत्नी तो फिक्स्ड है, वो तो वैसे ही आएगी जैसे आनी है। अब तुम्हें ये रखना है कि वो जो आई है वो हमारे पिछले जन्मों के ऋणों से, बंधन से आई है।
और सेम पत्नी को जो पति मिला है वो ऋण बंधन के अनुसार मिला है। अब उस दोनों को अपना दायित्व कैसे निभाना, जिसमें ज्योतिष कहता है धर्म कैसे निभाना, अपना धर्म को कितने अच्छे से निभाए। वो कहते हैं ना, हंस के टाइम निकालो चाहे रो के निकालो, इट्स ऑन अप टू यू। जेल में कोई आदमी जाता है ना नया नया पहली बार, हो कई बार रोता है छुप छुप करके कि आज कहाँ फंस गए, तो उसको वहां के सिपाही समझाते हैं, भाई चाहे रो के टाइम निकाल चाहे हंस के निकाल, नया टाइम तो तेरे को निकालना पड़ेगा। जब तक तू यहाँ से आजाद नहीं मिलेगा, चाहे रोज धाड़े मार मार के रो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम तो तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, हम तो तुझे बस भागने नहीं देंगे, हम तो इसलिए बैठे हुए हैं यहाँ पे लठ लेके, वो भी भागा तो हाथ पैर और तोड़ देंगे। अब तू रो चाहे हंस, इट्स ऑन अप टू यू। ऐसे ही विवाह है, विवाह का बंधन है। अब तुम हंस के उस समय को निकालो कि रो के निकालो, इट्स ऑन अप टू यू। अब बेटर है कि हम सीख लें, क्योंकि पिछले जन्म में भी हमें शादी कैसे चलानी है हमें नहीं पता था, इसलिए आधा अधूरा कर्म छोड़ के पीछे आए थे। हमें फिर मिल गया, बोला टास्क पूरा करो भाई। जब तक तुम सही ढंग से पति पत्नी नहीं रहना सीख जाते, तुम्हें यही पत्नी मिलेगी और यही पति मिलेगा, घूमते रहो गोल गोल, जब तक सीख नहीं जाते। प्रकृति हमें सिखाती है और हमें सीखना होता है, यही हमारे कर्म है। तो और कभी अगर हम ये सीखने के और भूलने के कर्म से हटना चाहते हैं, तो ऋषियों ने इसे ही मोक्ष कहा है। फिर डिटैच्ड टू एवरी वन, डिटैच टू एवरीथिंग, फिर हमें उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी गुरु, स्वीकृति ही सब कुछ है फिर गुरु जी? है। क्या है? स्वीकृति ही, स्वीकार करना ही सब कुछ है? स्वीकार पने करने से थोड़ा दिमाग बेचैन नहीं होता, चेंज करना बहुत बड़ी चीज है। सबसे टफेस्ट टास्क जो इस संसार में है मनुष्य के सामने, वो है चेंज। और हम चेंज नहीं होना चाहते, हमें अपनी आदतें बड़ी प्यारी लगती, बेशक हम कहते रहे हमारा गड़बड़ है गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, गुस्सा आता है, हाँ हम इरिटेट हो जाते हैं, हम कंजूस है, हम फलाना, लाख कहे, कहते जब तुझे पता छोड़ क्यों नहीं देता। फिर देखो क्या दिखाएगा, पर छूटता ही तो नहीं। शराबी आदमी के साथ क्या प्रॉब्लम है, उसे नहीं पता कि शराब के नुकसान है, पता है ना, अच्छी तरह पता है, बट छूटता ही तो नहीं। तो ऐसे ही ज्योतिष में भी यही चीजें। चलिए अगले बढ़ते हैं। मदन जी, कैमरे पर जो रहेगा पूरे दिन पूरे समय, उसी का नमस्ते क्वेश्चन लूंगा। और क्वेश्चन पूछ के भाग गया तो अगले संडे याद रखूंगा, क्वेश्चन नहीं लूंगा। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं आपका लाल किताब एडवांस कोर्स लिया हूँ अस्त्र पाठशाला में। जी। मेरा एक दो क्वेश्चन थे। फर्स्ट वाला, ये लगन में जब 1 डिग्री में ऐसा लगन आता है, जैसे तुला 1 डिग्री में मेरा लगन आता है, मुझे ये कंफ्यूज हो रहा है कि तुला लगन लेना चाहिए या कन्या लगन, क्योंकि दोनों से रिजल्ट्स मिलते हैं थोड़ा। कोई बात नहीं, लाल किताब को पहले अच्छे से सीखो, अपने आप तुम्हें लगन का पता चल जाएगा। पहले हमें जन्म कुंडली से व्यवहार कैसे इंसान का देखते हैं ये पता लगाना बहुत जरूरी है, बाकी बातें बात की है। पहले हम जब यहाँ लाइव कोर्स कराते होते थे, ऑफलाइन कोर्स, तो उसमें हमारी जो क्लास पे चर्चा होती थी, तो लंबी क्लासेस जो चलती थी वो चलती थी व्यक्ति के व्यवहार निकालना, व्यक्ति का करेक्टरिस्टिक्स निकालना, करेक्टर निकालना। और नए लोगों में ये बड़ी भारी कमी है कि उनको निकालना नहीं आ रहा है। हाइट कैसे देखें, कलर कैसे देखें, रंग देखें, रूप देखें, क्या देखें, कैसे देखना है, वो सब। ठीक है ना। अब एक ने लिखा है फेस से तो तुला लगन लग रहा है, देखो। और व्यक्ति साउथ इंडिया में पैदा हो जाता फिर क्या करते हैं? ये तो गड़बड़ है। और कश्मीर में पैदा हो जाता फिर क्या करते, अगर लगन पे शनि बैठा हो और व्यक्ति कश्मीर में पैदा हो, वो तब भी गोरा होगा। हाँ। हैं? चलिए कोई बात नहीं है। तो हर जगह के वो जो सूत्र हैं वो इतना जल्दी नहीं पकड़ में आते। उस बात पे ना ध्यान दे करके, मदन जी आप इस बात पे ध्यान दो
कि बाकी चीजें कैसे चलेगी। आपकी कुंडली तो एक दिन आप खुद ही पकड़ लोगे, अपने आप पकड़ लोगे, ठीक है ना। अच्छा। हाँ, बहुत इजीली पकड़ लोगे, कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। और एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। ये जो ऋण के बारे में आप बता रहे थे, मुझे, क्योंकि आप भी साइंस के स्टूडेंट है, मैं क्या सोच रहा था, जैसे हम पास्ट लाइफ में कुछ भी गलती करते हैं, वो कैसे रिकॉर्ड होते हैं? क्या प्लैनेट्स रिकॉर्ड करते हैं क्या? कोई रिकॉर्ड राशि करके रिकॉर्ड हमें उसका करती है मदन रिजल्ट्स जी, देते राशियां रिकॉर्ड करती है। मेरा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, हैं? और उसमें मैंने बताया था हमारे जो जॉडियक साइंस होते हैं, जो 12 राशियां हैं, ये हमारे कार्मिक रिकॉर्डर की तरह काम करती हैं। अच्छा। और ये मैं दोबारा से बेसिक टू एडवांस कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें बेसिक से लेकर के एडवांस के मैं वैदिक ज्योतिष के बारे में पढ़ाऊंगा। वो अप्रैल के एंड में वो कोर्स मेरा आ रहा है। और मैंने यही कमी देखी कि भाई बेसिक में पे ज्यादा जोर देना है, नहीं दिक्कत हो रही है। चलिए। थैंक यू, धन्यवाद। और कुलकर्णी साहब, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि ये पाइसिस मीन लगन के लिए बुध बाधक और मारक होता है, जी। और शुक्र तीसरे और आठवें घर का मालिक होता है। जी। यदि बुध और शुक्र की दशा 60 हम्म, ईयर्स के बाद आई तो अच्छा रहेगा, ऐसा विश्लेषण कर सकते हैं? नहीं, क्यों 60 साल के बाद हमने उसको अच्छा मान लिया? क्योंकि मारक बाधक और तीसरे और आठवें का शुक्र और बुध। 60 साल के बाद तो बुद्ध वैसे ही मार्क हो जाता सभी का। कहते हैं आई साठी बुद्धि नाटी है। और डॉक्टर भी कहते हैं भाई, अब मेमोरी वैसी नहीं है जैसी एक बच्चे की होती है। तो मार्क तो सबके लिए हो जाता है? बुद्धि जवाब देने लग जाती है, इरिटेशन बढ़ जाता है, उतनी ज्यादा मेमोरी पावर रहती नहीं है, उतनी ज्यादा स्किल सेट, या हम बहुत ज्यादा उसको उस तरीके से ले नहीं पाते बुद्ध को। मरकरी के जो जो क्वालिटीज हैं, वो हर मनुष्य में एक उम्र के बाद आने के बाद कमजोर पड़ ही जाती है। जैसे बुद्ध उत्तर दिशा के मालिक है, और उत्तर दिशा का जो देवता है वो कुबेर है, यानी मनी मैटर्स, ऑल फाइनेंशियल्स मैटर। 60 साल के आने के बाद मैक्सिमम लोगों में धन की जो लालसा होती है, वो खुद से वो छोड़ देते हैं और बच्चों पे लाद देते हैं कि भाई मैंने जो करना था कर दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। मैं तो बैठा बैठा ज्ञान दे सकता हूं, पर मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं अब तुम्हें वैसे कमा के ला के दूंगा जैसे मैं 25 या 30 साल की उम्र में लाता था। वो हर व्यक्ति की बात है। स्त्री होती है तो वो कहती है कि भाई देखो, अब मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं रोटियां बना बना के खिलाऊंगी, अब मुझे कोई खिलाने वाला मिले। सरकार ही कह देती है इस आदमी को रिटायर कर दो, कि अब ये उस लायक नहीं है जिस तरह का ये पहले था। समझ रहे हो बात को? तो जो मारक और बाधक वैसे देखे तो सभी का है, इसमें नया क्या है? पर वो अच्छा हो जाएगा ये कहना मुझे तो बड़ा गड़बड़ लग रहा है। जब सभी का गड़बड़ हो जाता है तो वो अच्छा कैसे हो जाएगा 60 के बाद? तो ये सोचने वाली बात है। अब शुक्र के ऊपर आते हैं। शुक्र तो उम्र के साथ साथ वैसे ही ढलता चला जाता है। हमारा एजिंग, हमारा रेजोल्यूशन पावर, वो शुक्र के हाथ में है। हम हमारा बॉडी रेजोनेट करना कम हो जाता है, इसीलिए हम बूढ़े होते हैं। अगर हमारी बॉडी इसी तरीके से साफ करते रहे हमें अंदर से, जैसे एक यंग बच्चे के और जवान लोगों के होता है, तो फिर बुढ़ापा आएगा कैसे? शुक्र तो वैसे ही डाउन हो रहा है। आप कभी कभी खबरें सुन लेते हैं कि ये 50 के बाद शादी कर ली, 60 के बाद शादी कर ली फलाने राम ने। उनका मेन उद्देश्य वहां पर सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो करके, बल्कि इमोशनल एक्टिविटी ज्यादा हो जाता है। उनका जो एकाकीपन है
वो खत्म करने के लिए कई बार अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए एक साथी चाहिए, इसलिए अक्सर ये लोग शादियां कर लेते हैं। तो वो एक अलग चीज है। तो मैं कहूंगा ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो एक उम्र के बाद वो अच्छा हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। हाँ, अब कौन रह गया? दीपक जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, ये लोगों को जो मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, वो जी, अ, किस प्रॉब्लम की वजह से होता है? लाइक क्या ग्रहों की मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी वजह से होता है? हमेशा बेसिक्स पे आ जाना चाहिए जब भी कोई चीज ना समझ में आए। और हमें ये सोचना होगा कि एक आत्महत्या करने वाला व्यक्ति की सोच कैसी रही होगी, उस समय कैसी रही होगी। नंबर एक बात, बड़ा सेंसिटिव होगा, ओवर सेंसिटिव होगा। नंबर दो बात, अपनी इमेज को लेकर के कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होगा। नंबर तीन बात, डिसीजन मेकिंग उसकी स्ट्रांग होगी, ये बात का कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे में मैं कह दूं केवल मात्र चंद्रमा इस चीज के लिए उत्तरदायी है, तो ये बिल्कुल गलत है, सर्वथा गलत है। सुसाइड के लिए आप सबसे पहले उस व्यक्ति की कुंडली को देखिए, उसके अंदर कौन कौन सी कमजोरियां हैं, उसकी वीकनेस को देखिए। इंसान आत्महत्या करता है अपने वीकनेस के चलते, या किसी भय को लेकर के। दो ही वजह होती है, या तो अपनी खुद की वीकनेस होती है, या फियर फैक्टर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उसको लगे कि यार जीने से ज्यादा बेटर मरना है, इतना फियर पैदा हो जाए तो वो मरने को ज्यादा बेटर महसूस करता है। अब फियर कौन पैदा करता है? फियर पैदा करने का काम शनि का है, और फियर पैदा करने वाला भाव अष्टम है। और मैंने अभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मैंने बताया था, अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह अष्टमेश, अष्टम भाव का स्वामी ग्रह है, जिसके साथ बैठेगा अष्टम भाव के साथ संबंध बनाने वाला ग्रह, ये सब छिद्र ग्रह कहलाते हैं। और छिद्र ग्रह ऐसा मानसिक रूप से इंसान को परेशान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, बट वो करते नहीं है। तो इसका मतलब थॉट्स आना बहुत बड़ी बात नहीं है। मुद्दा है कि ये जो थॉट्स हैं, ये तो हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। किसी के कम आते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं, और फिर कोई ना कोई जीवन का क्षण ऐसा जरूर आता है जब उसके जीवन में एक या दो बार ऐसा सुसाइडल थॉट्स उसके दिमाग में आता है, जब वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। पर हर कोई मरता नहीं है। यहां पर 10th हाउस अपने आप में बड़ा रोल अदा करता है। 10th के अच्छा होने का मतलब है उसे कर्म का विज्ञान पता है। 10th अच्छे का मतलब हमेशा याद रखो, उसे कर्म की थ्योरी पता है। जिसका 10th कमजोर है उसे कर्म की थ्योरी नहीं पता है, और जिसे कर्म की थ्योरी पता है वो कभी भी सुसाइड नहीं करता। तो बचाने वाले फैक्टर कौन से होते हैं? पहला भाव और 10वां भाव। अगर ये दो भाव कुंडली में मजबूत हैं तो वो सुसाइड नहीं करेगा। बाकी चंद्रमा पीड़ित के हिसाब से देखेंगे तो भैया 90% से ज्यादा लोगों का चंद्रमा पीड़ित है। ऐसे तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। वो सुसाइड नहीं करते चंद्रमा पीड़ित होने पर। जैसे शनि चंद्रमा एक साथ हो, विष दोष बनता है, ये अक्सर सुसाइडल थॉट्स आते हैं इनको। राहु चंद्रमा एक साथ हो, अक्सर सुसाइडल थॉट्स आते हैं, बट वो थॉट्स होते हैं। सुसाइड करने के लिए लगन का कमजोर होना, दशम का कमजोर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं होता है। और अगर किसी के सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो अपने लगन और दशम पर वर्क करें, उसी को मजबूत बनाने का
काम करे, उससे ठीक हो जाएगा। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। हाँ जी गुरुजी। और क्या प्रश्न है? और कुछ पूछना है? नहीं गुरुजी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। हाँ धीरेन्द्र जी। हेलो। हाँ धीरेन्द्र प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। अ, आपने बताया था विवाह में देखने के लिए तो बुध को पीछे होना चाहिए, लेकिन यदि दोनों ने हाउस एक्सचेंज किया है तो क्या ये दोष दूर होगा? देखो बुध किसके पीछे होना चाहिए शुक्र के ये पीछे। बताया नहीं। हाँ ये जरूर शुक्र बोलो, के नहीं तो पीछे। सुनने वाले कहेंगे बुध किसके पीछे है, प्रश्न छूट गया। शुक्र, हाँ शुक्र के पीछे शुक्र होना के चाहिए। पीछे, पर ज्यादा पीछे नहीं, हम्म। एक भाव जस्ट पीछे। हाँ एक भाव ही पीछे। तो लेकिन मतलब गुरुजी ये कहना था कि दोनों आप ने आपका हाउस जो एक्सचेंज प्रश्न है किया मैं समझ गया धीरेन्द्र जी, आपका कहने का मतलब है है। यदि दोनों का एक्सचेंज हो जाए, जी जी शुक्र की जगह बुध आ जाए और बुध की जगह शुक्र चला जाए, जी तो क्या होगा? जी तो एक्सचेंज होने का फिर वही नियम लगाना पड़ेगा, किस हाउस के साथ एक्सचेंज हुआ। अगर मान लीजिए शुक्र अष्टम में है और बुध सप्तम में है और फिर एक्सचेंज हो गया, जी तो एक्सचेंज अच्छा नहीं है। शुक्र छठे में है, सातवें में बुध है, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज अच्छा नहीं है। पर यही एक्सचेंज चौथे और पांचवें में हो गया कि बुध पंचम में है और शुक्र चतुर्थ में है, जी और एक्सचेंज हो गया, तो बहुत अच्छा है। तो हमें देखना है कि एक्सचेंज किन भावों के बीच में हो रहा है, जी। वहां से ये बात डिसाइड होगा कि एक्सचेंज अच्छा है कि नहीं है। दूसरे और तीसरे के बीच में एक्सचेंज कैसा रहेगा गुरुजी? दूसरे और तीसरे के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो कोई खास अच्छा नहीं होता। जी धीरज कुमार जी, मैंने आपका यूट्यूब पर भी जवाब दिया है, आज ही भी दिया है, कल भी दिया है कि नारियल एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आपने वहां पर भी शायद नहीं देखा, और इसलिए आप यहाँ पर भी कई बार लिख चुके इस चीज को, है ना। जब भी 7 बार वारना होता है तो एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना होता है। ठीक, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि वो एक्सचेंज कहाँ पर है। ठीक है। जी जी जी। ठीक है। पहले और 12वें का एक्सचेंज गुरुजी? अच्छा नहीं है। ओ, दूसरे तीसरे का भी अच्छा नहीं है, पहले 12वें का भी अच्छा नहीं। हाँ, अच्छा नहीं है। फर्स्ट सबसे सेकंड का एक ठीक। ही लाइन में समझाऊं तो केंद्र का त्रिकोण में, या केंद्र का केंद्र में, या के त्रिकोण का त्रिकोण में, ये जी तीन जी जो पोजीशन रहती हैं ये सबसे बेस्ट रहती है। जी 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 बाकी में कोई खास वो नहीं होता। जी। मैंने वही दोष दूर होने के गुरु लिए उसमें, हाँ। बाकी तो फिर बाकी चीजें तो आदमी देखेगा ही, जी लेकिन जी मैंने यही एक चीज थी। जी। गुरुजी, दोनों इकट्ठे ही बैठ रहे हो तो जी। सुमीर जी। उसमें तो बता चुके हैं गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ, गुरुजी, इट्स वेरी रेयर ये क्वेश्चन कभी लाइफ में आए ना आए। अगर हम लाल किताब को फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का जन्म किसी तिथि पर 12 बज के या जो भी टाइम पर पैदा हुआ है वो कुंडली बनती है, बट कोई और 15-20 मिनट के बाद भी कहीं और पैदा हो रहा है, उसकी भी वही कुंडली बनेगी। लाल किताब क्योंकि डिग्रीज नहीं फॉलो कर रहा, तो क्या दोनों का जीवन सेम चलेगा? क्योंकि वैदिक में तो इसका आई एम क्वाइट श्योर बहुत से सही रास्ता होगा, लाल किताब इसको क्या देखता है? सुमीर जी, पहले तो उस बात का जवाब दे दूं कि ये पहली बार मेरे सामने जवाब आया है। हम तो इन्हीं जवाबों से निकल करके आगे आए हैं। हम्म। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति ज्योतिष की यात्रा शुरू करता है तो उसको नास्तिक हो जाना चाहिए, आस्तिक नहीं। गुरु के प्रति आस्तिक, स्वयं के प्रति नास्तिक, तो वो चीज को समझ पाएगा। ऐसे प्रश्न दिमाग में एक बार नहीं 100 बार आते हैं, और जब हम हमारी ऑफलाइन क्लासेस करते हैं तो ऐसे प्रश्नों का ही अंबार लगा रहता है हमारे सामने। फिर से कहूंगा,
ज्योतिष एक बहुत बहुत रिफाइन और बहुत ही डिवाइन साइंस की तरह काम करती है। सबसे पहले तो कोई ऐसी दो कुंडलियां पकड़ करके देखो, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। लगन कुंडली में अंतर बेशक नहीं समझ में आता लाल किताब के अनुसार, बट कहीं ना कहीं उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो डिफरेंट होती ही होती हैं। आप भी हैरान हो जाएंगे उस चीज को जान करके। ये दरअसल बोर्ड पे कराने लायक चीजें हैं। कभी मौका लगा तो मैं बोर्ड पे बना बना करके दिखा करके, वो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि परफेक्टली अभी फाइन। मेरे दिमाग में अचानक से एग्जाम्पल भी नहीं आ रहा कोई बात नहीं गुरुजी, है जब भी ना। कभी समय लगे। पर वो अंतर बड़े इजीली पता चलते हैं, है ना। कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है। थैंक यू गुरु। हाँ, सिद्धार्थ जी। प्रणाम सर। हेलो। सर प्रणाम। जैसे ये बुध शुक्र इकट्ठे हो तो ये हेलो। फिर कैसे पता चलेगा भी कौन आगे है पीछे है? काय को पता करना, बुध शुक्र साथ है तो बहुत बढ़िया है, लाल किताब तो उसको अच्छा बताती है। अच्छा जी। हाँ, वो तो बहुत अच्छा है। ठीक है जो जी। अच्छा है फिर काय को पता करना आगे क्या पीछे, ठीक है जी। है। हाँ। ठीक है सर, धन्यवाद।